बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम खबर सामने आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान बार कौंसिल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार कौंसिल है, उसकी तरफ से इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और उसमें जो फैसला किया गया था और नोटिस जारी किए गए थे उस पर एतराज़ उठा दिया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से। ये जो आपको तब्दीली नज़र आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत का इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल में मिक्सचर होते हैं, दोनों ग्रुपों के जो मेंबरान शामिल होते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जिसकी सदारत आ जाए तो फिर वही जो ग्रुप है वो पाकिस्तान बार कौंसिल में भी नुमाया होता है। और यही वजह है कि ये कल का एक बड़ा इलेक्शन जीतने के बाद आज इतनी बड़ी तब्दीली सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक प्रेस रिलीज जारी की गई और मुतालबा किया गया है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से। और ऐसे वक्त में जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपने रास्ते पर है, रवां दवा है, और इतनी जो एक इमदाद है बैक पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, ये वाकई बहुत खुश आइंद है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जो रिपोर्ट्स हैं एजेंसियों की 25 मई के हवाले से, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया था कि वो रिपोर्ट्स दे दी जाएं इमरान खान को और उनके वकला को, ताकि वो उसके मुताबिक जवाब तैयार करें। तो उन रिपोर्ट्स की भी मुख्तसर तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी गुलाम हुसैन को बड़ा रिलीफ मिला है, और चौधरी गुलाम हुसैन को परसों गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद कल उनको अदालत में पेश किया गया था। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर नहीं की गई थी, और आज सेशन जज लाहौर ने उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। ये पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल है, आज ही दायर हुई है और आज ही मंजूर की गई है अदालत की तरफ से। ये जो अजहर सदीक एडवोकेट साहब हैं, उनकी जानिब से वो बतौर वकील, गुलाम हुसैन के वो दोस्त भी हैं और बतौर वकील वो पेश हुए थे, और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की। सुबह सवेरे ही उन्होंने आज केस फाइल किया। पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि ये केस किसके पास जाएगा, ये जो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल है उसके पास जाएगा या कहीं और जाएगा। चूंकि ये आम एक फ्रॉड का केस था, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग कोर्ट में जाएगा। हफ्ते का दिन था, स्पेशल अदालतें हैं वो बंद थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूरी कोशिश की गई कि इसको आज जमानत करवाई जाए, और बिलाखिर जो सेशन जज है, जिसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, सेशन जज ने जमानत मंजूर कर ली है चौधरी गुलाम हुसैन की, और अब ये उनको रिलीफ मिला है। जबकि दूसरी तरफ एक और मामला था, और वो है आसिफ जरदारी के हवाले से। आसिफ जरदारी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस दरख्वास्त में ये जाली अकाउंट्स केस से मुतल्लिका दरख्वास्त है। अब चूंकि जो एक बहुत बड़ी तरमीम आ गई है नैब कानून में, और वो तरमीम ये है कि जहां का वकूआ होगा वही सिर्फ अदालत सुन सकती है। जबकि जो जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, ये जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस का वकूआ तो बहरहाल कराची और सिंध का था। वहाँ के बैंकों में ये जो अकाउंट्स हैं वो खोले गए, और वहाँ पर आसिफ जरदारी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ अहम थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म जारी किया था, जब पनामा केस की जीआईटी का हुक्म दिया था, वहीं पे जाली अकाउंट्स केसेस की जीआईटी का भी हुक्म दिया था। और उसमें फिर यह फरमाया था कि जो केसेस हैं वो कराची से ट्रांसफ़र किए जाए इस्लामाबाद में। अब तरमीम आ गई, और उस तरमीम के बाद ये तरमीम स्पेशल, ये जो तरमीम जिसको फरमाइशी तरमीम कहा जाए, ये आसिफ जरदारी के लिए थी कि जी जो जिस अदालत की दायरा इख्तियार में वो वकूआ होगा तो सिर्फ वही अदालत सुन सकती है। इसका मतलब क्या था कि आसिफ जरदारी के खिलाफ जो इस्लामाबाद की अदालतों में 5-6 नैब रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, तो वो 5-6 नैब रेफरेंसेस भी कराची मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन इस हवाले से आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी थी, खारिज हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त उनकी पेंडिंग पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि दरखास्त पेंडिंग पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनके जो केसेस थे वो ट्रांसफ़र हुए थे कराची से इस्लामाबाद, तो इस वजह से आसिफ जरदारी के जो वकील हैं फारूक एच नायक साहब, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा गया है कि 17 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते से जो हमारी दरख्वास्त है उस पर समाअत की जाए। और उन्होंने कहा है कि जाली बैंक अकाउंट्स केसेस से मुतल्लिक मामले पर वजाहत भी तलब की है, क्योंकि मार्च से जो इल्तवा है वो सामने आ रहा था। केसेस इल्तवा की वजह से इनके लिए काफ़ी मसाइल बन रहे हैं, और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 28 दिसंबर और इसी साल का 7 फरवरी का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए।
मज़कूरा हुक्म में अदालत ने करार दिया था कि जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक़ कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से दायर रेफरेंसेस को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच ही सुन सकता है। और अमल दरामद बेंच 7 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तश्कील दिया था, जिसमें नैब को बेंच को मुतवातिर रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म जारी किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर यह मुशाहिदा किया था कि हाई कोर्ट को उस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक शुरू की गई कार्रवाई के साथ किसी अबहाम, तनाज़े या शिकायत को सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच के जरिए निपटाया जा सकता है। इस्लामाबाद नतीजतन दरखास्त गुजार ने अदालत उज़्मा से दरखास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके सामने ज़ेर अल्तवा अपीलों की समाअत करने की हदायत के साथ उसके हुक्म को कलअदम करार दिया जाए, और ये कहा था कि जो हमारा केस है इसको ट्रांसफ़र किया जाए मुतलका जो केसेस हैं, जो मुतलका हमारी अदालत है उसमें। तो मुख्तलिफ दरखास्तें थी आसिफ जरदारी की। अब आसिफ जरदारी ने फ़ारूक अचनायक साहब के ज़रिए ये दरख्वास्त दी है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है उसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उनको ये लगता है कि अभी तो ये जो कुछ हुआ है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, उस इजलास के बाद इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि जो डेली बुनियादों पर समाअत हो रही थी नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर, वो 2 हफ्तों के लिए समाअत को आगे मुलतवी कर दिया था। अब आसिफ जरदारी को लगता है कि अभी टाइम है, इससे पहले कि अगर अनहोनी हो जाए और नैब तरमीम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो कलअदम करार दे दे और दोबारा जो नैब ऑर्डिनेंस पहले से था वही अमल दरामद उस पर शुरू हो जाए, तो फिर जो मेरा क्या बनेगा, मेरे केसेस का क्या बनेगा। यही वजह है कि आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि उनके केस पहले ही ट्रांसफर हो जाए। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो नैब के रेफरेंस है वो यहाँ से मुंतकिल हो जाए, और बाकी भी वो जो अमल दरामद बेंच का मामला था, अब उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला है ये सारे का सारा रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं रुकावट आनी चाहिए, और इस सारे मामले में वो रिलीफ चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त थी। इमरान खान के ये दरखास्त थी कि वो 25 मई के जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी की थी इमरान खान ने, और एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म जारी कर दिया कि आपने इससे आगे नहीं बढ़ना, तो इमरान खान आगे क्यों बढ़े। ये दरखास्त दायर की गई और उस पर फिर अदालत ने कहा कि चले नोटिस नहीं भेजते, शो काज नोटिस नहीं करते, नोटिस भेज देते हैं। उस नोटिस में फिर जो वकला थे उनको भी नोटिस जारी कर दिया और इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया, और अदालत ने उस पर जवाब तलब कर लिया। अब जो एजेंसियों की रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की जो एजेंसीज हैं उसमें इस्लामाबाद पुलिस है, उसमें FIA की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो भी, और उनके साथ जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो सारी ये बताती हैं कि इमरान खान के नॉलेज में था। हमारी एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई हैं, उसमें भी एक ही बात है कि इमरान खान को पता था। इमरान खान ने उस वक्त ऐलान किया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी डी चौक की तरफ जाने का हुक्म दिया, और फिर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं उनकी जेर क़यादत लोग वहां से कोई 1000 कोई 2000, उसमें सैफुल्लाह न्याजी का भी लिखा हुआ है, उसमें जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के इमरान इस्माइल, उनके बारे में भी लिखा हुआ है, और बाकियों के बारे में भी लिखा हुआ है कि उनकी क़यादत में फिर ये काफिले जाते रहे। और ये कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने और रेंजर्स ने तब ये सारा कुछ किया, और कहा गया है कि जब उनकी तरफ से काफिले जा रहे थे तो सिर्फ उनको रोकने के लिए शेलिंग वगैरह की गई है, और साथ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने या रेंजर्स ने कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की, सिर्फ जितना रोका जा सकता था रोकने के लिए ये सारा कुछ किया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये भी अमल रोक दिया गया और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सारी मिलती जुलती रिपोर्ट्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट्स में से कुछ अहम चीज़ें भी सामने आई थी, और अदालत ने कहा था कि जिसमें कहा गया कि वो 300 लोग थे, वो कौन थे जो डी चौक गए हैं, उनकी क़यादत कोई नहीं कर रहा था, मार्च के लोग होते तो वो इतनी थोड़ी तादाद में ना होते। वो सवालात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूर उठाए थे। अब इसमें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करवाना है, उस जवाब से पहले चूंकि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे उन्होंने तो डायरेक्ट शो काज का कहा, और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि इमरान खान के खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया जाए, तो इन्हें अदालत का डायरेक्ट उन्होंने कहा कि जो शो काज नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जो बाकी 4 जजेस थे उन्होंने कहा कि पहले नोटिस देके जवाब तलब कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आया शो काज नोटिस जारी करना है या नहीं करना। और 31 अक्टूबर को आप जानते हैं कि केस की समाअत मुकर्रर है।
اتنے میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے. اس پریس ریلیز میں کہا جاتا ہے کہ مسٹر حفیظ الرحمان چودھری صاحب وائس چیئرمین پیر محمد مسعود چشتی. اب پیر محمد مسعود چشتی صاحب یہ حامد خان گروپ کے ہیں، حفیظ الرحمان صاحب دوسرے گروپ کے ہیں. ان کی طرف سے یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے، پریس ریلیز ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان بار کونسل ہیز شاکڈ ٹو آن آسکنگ آف اے لا آفیسر آف دی فیڈریشن کہ فیڈریشن وفاقی حکومت کے وکیل کے کہنے پر دی آنریبل سپریم کورٹ ہیز ایشوڈ نوٹسز ٹو ڈاکٹر بابر اوان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ مسٹر فیصل فرید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ in a case wherein both the learned advocates appeared on court's call and they assisted the court to the best of their experience and ability during very odd circumstances. Neither Dr. Babar Awan nor Mr. Faisal Fareed were party in the case of Islamabad High Court Bar Association petition, not they filed their wakalatnama and are undertaking. The lawyers throughout country are deeply concerned about the independence of bar as well as working of lawyers in judicial system. کہ جی جو ڈاکٹر بابر اوان صاحب اور فیصل فرید صاحب تھے، جناب نے آپ نے ان کو بلایا، نہ وہ اس کیس میں کوئی وکیل فریق تھے، نہ انہوں نے اپنا کوئی وکالت نامہ جمع کروایا، نہ انہوں نے کوئی بیان حلفی جمع کروایا. آپ نے بلایا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، اس پر آپ نے بلایا، وہ آ گئے. اب آپ نے جو ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کارروائی پر پوری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کیسا جوڈیشل سسٹم ہے کہ آپ نے وکیل کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی، تو کل جو وکیل کوئی بات کرے گا عدالت میں تو اس کے خلاف آپ کارروائی شروع کر دیں گے. دی لائرز تھرو آؤٹ کنٹری آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف بار ایز ویل ایز working of lawyers in judicial system. They are for issuance of notices to advocates who appeared for assistance of court on notice of the honorable court. The Pakistan Bar Council, being parent body of legal profession, urged that notices issued to both the learned advocates be withdrawn. کہ جناب یہ جو دونوں وکلا کو نوٹس آپ نے جاری کیے ہیں ان کو وڈرا کیا جائے، چونکہ معاملہ انہی کے اوپر آنا تھا اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا یا عمران خان کو اس طرح جو میسج ہے وہ کنوے نہیں کیا گیا. اور ان وکیلوں کو بچانے کے لیے پاکستان بار کونسل نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے ان کو اسسٹنس کے لیے بلایا، نہ وہ اس میں فریق تھے، نہ ان کا کوئی وکالت نامہ آیا، نہ ان کا کوئی بیان حلفی ہے، آپ نے ان کو نوٹس توہین عدالت کا جمع کروا دیا. پوری پاکستان میں وکیل پریشان ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالتوں میں یہ ہمارا سسٹم ہے اور ہم نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے اور ہمارے خلاف ہی ججوں نے نوٹس جاری کرنے ہیں تو پھر ہم وکالت تو نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں. تو یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بڑا تگڑا ایک جو رسپانس ہے وہ سامنے آیا ہے، رد عمل سامنے آیا ہے، اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ اس کو واپس لیں، چونکہ اب پاکستان بار کونسل میدان میں آ گئی. 31 اکتوبر کو پاکستان بار کونسل پیش بھی ہوگی اور پاکستان بار کونسل پھر ان سارے معاملات پر ان وکلا کو ڈیفینڈ کرے گی. وکلا کی حد تک کیس نہیں رہے گا تو عمران خان کی حد تک تو ویسے ہی توہین عدالت نہیں بنتی، کیونکہ عمران خان خود موجود نہیں تھے، کوئی شو کا کوئی انہوں نے بیان حلفی نہیں دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ 31 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.